भारत जैसे देश में जहां खेल लोगों के दिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राजनीति अक्सर खेल की दुनिया में घुस जाती है। खेल, जिसे कभी प्रतिस्पर्धा और एकता के लिए एक तटस्थ मैदान माना जाता था, अब राजनीतिक प्रभाव के लिए युद्ध का मैदान बन गया है। चाहे वह क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या हॉकी, राजनीति ने इन खेलों में घुसपैठ करने और उन्हें आकार देने का एक तरीका ढूंढ लिया है। भारत में राजनीति और खेल का अंतर संबंध एक ऐसा विषय है जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि यह देश के भीतर शक्ति और प्रभाव के व्यापक मुद्दों को दर्शाता है। जहां भारत में राजनीति और खेल हमेशा से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, बहुत से खिलाड़ी खेल को छोड़ राजनीति में चले गए हैं और आज किसी न किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। जैसे कि पीटी उषा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, कीर्ति आजाद, मोहम्मद अजरुद्दीन और गौतम गंभीर जैसे नाम आज के दौर में राजनीति में काफी एक्टिव हो गए हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां खेल के संस्थानों को कंट्रोल करने के लिए ऐसे लोगों को चुनाव लड़वाती है जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हो और फिर उनके जरिए संघ और बोर्ड को नियंत्रित करती है। और ये आज से नहीं, बहुत सालों से चला आ रहा है, जहां इंडियन स्पोर्ट्स को राजनीतिक पार्टियां डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशित और आज के हमारे टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक घटनाक्रम देखते हैं जो हाल ही में घटित हुआ है, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि पॉलिटिक्स का स्पोर्ट्स में आना कितना घातक हो सकता है। तो बात शुरू होती है देश की आन बान और शान कहे जाने वाले पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के साथ, जहां ये पहलवानों के साथ कई पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद है, उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ 7 पहलवानों ने यौन शोषण के 2 मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें से एक केस नाबालिग पहलवान ने दर्ज कराया था। हालांकि वो बाद में अपने बयान से पलट गई, जबकि बालिग पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में धारा 354, 354 ए और डी के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। साथ ही दिल्ली में जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती के कई दिग्गज पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया था। इन खिलाड़ियों का आरोप था कि कुश्ती संघ उनका शोषण कर रहा है। इन पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कुश्ती संघ को मनमानी तरीके से चलाने का आरोप लगाया था। और तो और एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को कई पदक दिलाने वाली महिला कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने तो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कई लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद बृजभूषण पर केस दाखिल हुआ और इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कि उसी बीच WFI का इलेक्शन आयोजित होता है, जिसके बाद सारे खिलाड़ियों को आशा थी कि अब बृजभूषण हार जाएगा और उसका कुश्ती संघ में दखल खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर बृजभूषण अपनी चाल चलता है और उनके करीबी संजय सिंह को चुनाव लड़वाता है और बाद में संजय सिंह चुनाव जीत जाता है। एबीपी न्यूज में छपी खबर को देखा जाए तो खबर के अनुसार बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के अध्यक्ष चुने जाते हैं, जहां संजय सिंह का मुकाबला राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अनीता श्योराण से था, जिन्हें प्रदर्शनकारी पहलवानों का समर्थन हासिल था। दूसरी ओर संजय सिंह, जो कि 2008 में वाराणसी कुश्ती संघ के जिला अध्यक्ष बने थे, बाद में 2009 में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ बना, तो बृजभूषण शरण सिंह प्रदेश अध्यक्ष और संजय सिंह उपाध्यक्ष बने थे। लेकिन संजय सिंह का चुनाव जीतना तब विवादित हो गया जब वो जीतकर मीडिया के सामने आए तो साथ में बृजभूषण शरण सिंह मौजूद थे और ऐसा दृश्य देखने को मिला कि मानो बृजभूषण शरण सिंह ही चुनाव जीते हैं। साथ ही संजय सिंह की जीत पर बृजभूषण शरण सिंह के आवास पर पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से विरोध कर रहे पहलवानों के बीच मायूसी सी छा गई थी। हालांकि इन सब में सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े खिलाड़ी किसी एक व्यक्ति का विरोध कर रहे थे और दूसरी तरफ उन पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही थी। यह दर्शाता है कि खेलों में राजनीति का कितना प्रभाव है।
ऐसे ही कुछ खेलों का संचालन जो कि राजनीतिक लोग कर रहे हैं, उनके लिस्ट पर एक नजर डाले तो मालूम पड़ता है कि खेलों के संगठन या संघों पर राजनीतिक परिवारों का कब्जा रहा है। जहां भारत में खेल और राजनीति एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग थलग करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। एथलीटों की भर्ती, खेल संचालन संगठनों के संचालन और संसाधन वितरण पर राजनेताओं और पार्टी संबद्धता का प्रभाव लंबे समय से विवाद का कारण रहा है। पिछले कुछ सालों से राजनेता स्वयं को सफल खेल टीमों और एथलीटों के साथ जोड़ने में तत्पर रहते हैं। खेल में जीत के माध्यम से जनता का समर्थन हासिल करने का लालच इतना आकर्षित है कि इसका विरोध नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस सहयोग की एक कीमत चुकानी पड़ती है। खिलाड़ियों के चयन और टीम प्रबंधन में राजनेताओं का प्रभाव अक्सर पक्षपातपूर्ण निर्णयों को जन्म दे सकता है, जो निष्पक्ष खेल की भावना को कमजोर करते हैं। खेल संस्थाओं पर राजनेताओं के दबाव के कारण भ्रष्टाचार और पक्षपात के मामले भी सामने आ चुके हैं। इस तरह की प्रथाएं खेल की अखंडता को कमजोर करती है और योग्य एथलीटों के अवसर छीन लेती है। यह सिर्फ खेल नहीं है जो राजनीतिक हस्तक्षेप से ग्रस्त है। खेल के बुनियादी ढांचे और फंडिंग अक्सर वास्तविक विकास के बजाय राजनीतिक उद्देश्यों से तय किए जाते हैं। खेलों में राजनेताओं के हस्तक्षेप के हाल ही में नकारात्मक परिणाम भी सामने आ चुके हैं। राजनेता और उनके सहयोगी अक्सर एथलीटों के खिलाफ उत्पीड़न और भेदभाव में लगे हुए हैं। इससे न केवल खेल के ब्रांड को नुकसान पहुंचता है, बल्कि खिलाड़ियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। चूंकि खेलों में राजनीतिक प्रभाव का मुद्दा अपनी सीमा पर आ गया है, इसलिए अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। अब आग्रह करने का समय आ गया है कि हमारे विधायी निकाय और खेल संगठन राजनीति और खेल को अलग बनाए रखने के लिए एक सक्रिय कदम उठाए। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे राजनेता या उनके रिश्तेदार जो खेल संस्थानों से जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है विवादों में छाए हुए नेता और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह, जो 2011 में WFI के अध्यक्ष थे। दबंग नेता की छवि वाले बृजभूषण की बचपन के दिनों से ही कुश्ती में रुचि थी और वह अखाड़ों में कुश्ती किया करते थे। वह 1988 में भाजपा के साथ जुड़े और 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश की गोंडा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। उसके बाद वह 5 बार और सांसद रह चुके हैं और उनके ऊपर हत्या समेत कई केस भी चल रहे हैं। जिसके बाद अगर बात करें क्रिकेट की, तो गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के सचिव है, जबकि कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला इसके उपाध्यक्ष है। हालांकि इससे पहले भी BCCI के शीर्ष पदों पर राजनेता काबिज रह चुके हैं, जहां केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 2016 से 2017 के बीच BCCI के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पद से हटा दिया था। अनुराग ठाकुर से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP के प्रमुख शरद पवार भी BCCI के अध्यक्ष रह चुके हैं। आगे बात करें बैडमिंटन की, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि BAI के अध्यक्ष है। शर्मा को 2022 से 2026 तक दूसरे कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया था। इससे पहले उन्हें पहली बार 2017 में BAI के प्रमुख के रूप में चुना गया था। आगे अगर टेबल टेनिस की बात करें, तो टेबल टेनिस में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी यानी कि JJP नेता दुष्यंत चौटाला की पत्नी मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI की अध्यक्ष रह चुकी है। वह TTFI की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। उन्होंने पिछले साल हुए फेडरेशन के चुनाव में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी को हराया था। गौरतलब है कि इससे पहले चौटाला खुद भी TTFI के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल पूर्व पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। आगे शूटिंग की बात करें, तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह 2010 से 2022 तक राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि
NRAI के अध्यक्ष रह चुके हैं, जहां रणिंदर सिंह ने 2021 में चौथी बार NRAI के अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन खेल मंत्रालय ने कहा था कि राष्ट्रीय खेल कोड के मुताबिक कोई व्यक्ति 12 साल से अधिक समय तक किसी खेल संघ का पदाधिकारी नहीं रह सकता है। इसके बाद रणिंदर सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ा था। अगर हॉकी और तीरंदाजी की बात करें तो पूर्व हॉकी खिलाड़ी और ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी के पूर्व राज्यसभा सांसद दिलीप तिर्की सितंबर 2022 से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है। वहीं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ यानी कि AAI के अध्यक्ष है। अगर साइकिलिंग की बात करें तो साइकिलिंग में पंजाब के पूर्व मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा भी लंबे समय से साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CFI के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अगर बॉक्सिंग की बात की जाए तो बॉक्सिंग में 2021 में स्पाइस जेट के अध्यक्ष अजय सिंह को दूसरे कार्यकाल के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का फिर से अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार को हराया था, जो वर्तमान में BCCI के कोषाध्यक्ष भी है। 2012 में निवर्तमान अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला के लिए अध्यक्ष का एक नया पद सृजित करने के बाद अंतरराष्ट्रीय निकाय ने पहले BFI को निलंबित कर दिया था। अभय एक INLD नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं। कथित तौर पर नए पद का कारण यह था कि वह अध्यक्ष के रूप में 3 कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकते थे, और निलंबन का दूसरा कारण उनके बहनोई और राजस्थान भाजपा नेता अभिषेक भटौरिया थे, जो कि उस समय विवादित BFI के अध्यक्ष के रूप में काबिज थे। ये कुछ एग्जाम्पल है कि आखिर कैसे खेल के क्षेत्र में राजनेताओं और राजनीति का प्रभुत्व बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन उसका क्या कारण है, आइए इसे क्रिकेट के जरिए समझते हैं। तो जागरण में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर कंट्रोल बोर्ड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI है। BCCI की अनुमानित कुल संपत्ति $2.25 बिलियन है और यह दुनिया के किसी भी अन्य क्रिकेट बोर्ड की तुलना में काफी समृद्ध है। इसके अलावा BCCI की घरेलू लीग यानी कि IPL इंडियन प्रीमियर लीग की वैश्विक फैन फॉलोइंग ने क्रिकेट बोर्ड के रेवेन्यू में काफी वृद्धि की है। शारदा उग्रा जो एक जाने माने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने कारवा मैगजीन में लिखे एक आर्टिकल के अनुसार भारतीय क्रिकेट पर बीजेपी का कब्जा है। उन्होंने लिखा कि 9 मार्च को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच से कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे थे। स्टेडियम में मोदी मोदी के नारे गूंज उठे और दोनों ने एक सुनहरे रथ के आकार की गोल्फ कोर्ट में बैठकर मैदान के चारों ओर हाथ हिलाते हुए एक चक्कर लगाया था। वे एक मंच पर बैठे और नृत्य का प्रदर्शन देखा था और उन्होंने अपने अपने कप्तानों को टोपियां भेंट की और खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन केवल अपनी टीमों के। यह आयोजन सामान्य क्रिकेट मैच के बजाय एक राजनीतिक रैली जैसा लग रहा था। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में एक टिप्पणीकार ने कहा था कि जैसा कि स्टेडियम के चारों ओर लगे बेशुमार बैनर साफ करते हैं कि इस वक्त राजनीतिक नेता उनके मनोरंजन के लिए जुटे मामूली क्रिकेटरों की तुलना में बहुत ही बड़ी बात है। शायद ऐसा पहली बार हुआ हो कि मोदी और अल्बनीज के लिए मैदान खाली रखने के लिए वास्ते टीमों को वार्म अप के लिए नेट पर ठूस दिया गया हो। गुजराती अखबार दिव्य भास्कर ने बताया कि उस दिन के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 80,000 टिकट खरीदे थे। इस मौके पर क्रिकेट जगत की सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली संस्था भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के सचिव जय शाह भी वहां मौजूद थे। इस शीर्ष पद पर शाह क्रिकेट को लेकर बेहद जरूरी तजुर्बे या हुनर के चलते नहीं, बल्कि भारत के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे होने के कारण पहुंचे हैं। आज BCCI में युवा शाह मोदी, बीजेपी और भारत सरकार के लिए बैटिंग कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक वह अपने पिता की छाया में छिपे रहते थे, लेकिन इस साल वह समारोह में सबसे आगे और केंद्र में रहे हैं। उन्होंने मोदी को मोदी की तस्वीर भी भेंट करी थी,
जब मोदी को गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि जीसीए का अध्यक्ष चुना गया था, तब अमित शाह उपाध्यक्ष बने थे। उसी साल जय शाह को जीसीए के संबंध केंद्रीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि अहमदाबाद के कार्यकारी बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। मोदी उस समय मुख्यमंत्री के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे थे। फरवरी 2020 तक 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्टेडियम का पुनर्निर्माण किया गया और नए स्टेडियम में आयोजित पहला कार्यक्रम खेल से संबंधित नहीं था। इसने 24 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में आयोजित नमस्ते ट्रंप रैली की मेजबानी की थी। भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच भी रैली में खचाखच भीड़ भरी हुई थी। अगले साल स्टेडियम का नाम मोदी के नाम पर रखा गया था। इसी से पता चलता है कि आज खेलों का उपयोग अपने प्रचार के लिए राजनीतिक लोग और उनकी राजनीतिक पार्टियां कर रही है, जिसका बहुत ही बुरा प्रभाव इंडियन स्पोर्ट्स सिस्टम पर पड़ा है। अंत में यही कहूंगा कि भारत में राजनीति और खेल का अंतर संबंध एक जटिल जाल है, जिसे सुलझाने की जरूरत है। हमें एक ऐसी प्रणाली के लिए प्रयास करना चाहिए जहां योग्यता और प्रतिभा राजनीतिक प्रभाव पर विजय प्राप्त कर सके। खेल शुद्ध और पक्षपातपूर्ण खेल कौशल से रहित होने चाहिए। आइए हम अपने राजनेताओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराए और एक बदलाव की मांग करें, जहां खेल वास्तव में अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ सके। केवल और केवल तभी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत को खेल भावना निष्कलंक रहे और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और एकता की संस्कृति को बढ़ावा मिले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।